गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान। अल्फाबेट पार्ट 39 टाइप 21 वर्ड फॉर्मिंग के अंतर्गत टाइप सेकेंड बाय डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन के रिमेनिंग पार्ट के साथ फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हो। आज का विषय बाय डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन के रिमेनिंग पार्ट से संदर्भित है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने सब डिटर्मिनेशन से ही निर्मित होने वाले शब्दों को आपके सामने प्रदर्शित किया था और जैसा कि मैंने बताया था कि इसी वर्ड को अर्थात डिटर्मिनेशन को ही लेते हुए जो है हम 4-5 प्रकार से आपके सामने प्रश्न को रिप्रेजेंट करेंगे और शर्तानुसार प्रत्येक प्रश्न का जो परिणाम हमें प्राप्त होगा उसमें हमें निश्चित ही अंतर देखने को मिलेंगे। हमारे कहने का अभिप्राय है कि ऐसे प्रश्न जो वर्ड फॉर्मिंग के टाइप सेकेंड बाय डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन से संबंधित होते हैं, ऐसे प्रश्नों में टाइम टू टाइम जो है कंडीशन परिवर्तित किए जाते हैं, शर्त को परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आप सेम वर्ड के लिए जो मैंने डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन के तहत पहला जो प्रश्न बताया था उसमें आपने देखा था कि हमने सिंपली प्रश्न में दिया था कि सब डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर इस शब्द को विभाजित करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यदि आपने पिछले लेक्चर का अवलोकन किया होगा तो निश्चित ही आपने देखा होगा कि मैंने सेम वर्ड के लिए जो शर्तें जारी की थी, कंडीशन लगाया था, वह था कि सब डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर। यहाँ पे जो शर्त आपके सामने देखने को मिल रहा है कि अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर, हमारा पहला प्रश्न भी उसी से संबंधित था। लेकिन वहां पे था कि अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर इस शब्द को विभाजित करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, बस। लेकिन यहाँ पे क्या आपको शर्त है और कौन कौन सी शर्त यहाँ पे जोड़ दी गई, प्रश्नों में परिवर्तन किस प्रकार से किया गया, तो आप यहाँ पे गौर करें कि सब डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार करते हुए एक कंडीशन स्पेशली यहाँ पे फिर से लगाया गया है। ये एक नया कंडीशन लगाया गया। इससे पहले जो प्रश्न आपके दिए गए थे, आपने बाय डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस के तहत जो पहला प्रश्न देखा था उसमें केवल इस प्रकार से आपको प्रश्न व्यक्त किया गया था कि सब डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर इस शब्द को विभाजित करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्तें, यहाँ पे कंडीशन में परिवर्तन लाया गया है, बदलाव लाया गया है। और बदलाव क्या लाया गया है, तो सब डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर, यह कंडीशन, यह शर्त तो पहले प्रश्न में भी था, इस प्रश्न में भी है,
लेकिन यहाँ जो बदलाव लाया गया है वह क्या है, यहाँ पे बदलाव लाया गया है कि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार करते हुए इस शब्द को विभाजित करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। और मैंने बताया था कि वर्ड फॉर्मिंग से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसमें कुछ ऐसी टेक्निकल बातें होती है, कुछ ऐसी तकनीकी बात होती है जिसके न जानने के कारण कैंडिडेट्स गलतियां कर बैठते हैं। कहने का अभिप्राय है कि अभ्यर्थी समझ नहीं पाते कि उनसे क्या पूछा जा रहा है और क्या उनको जवाब देना है। सबसे पहले हमें प्रश्न समझना होगा कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शब्द डिटर्मिनेशन हमने शब्द डिटर्मिनेशन लिख दिया। शब्द डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर, कहने का अर्थ है पहले प्रश्न में भी आपने देखा था कि अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर था। तो अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर का अभिप्राय होता है कि आप जहां से लेना है कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, आपको कंटिन्यूअस लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि एक लेटर यहाँ से ले लिए, एक लेटर आपने यहाँ से उठा लिया, एक लेटर यहाँ से उठाया और मिलाकर वर्ड बना देंगे, ये अलाउ नहीं है। अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर का अभिप्राय होता है विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर। इट मीन्स विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर। तो विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स का अभिप्राय होता है कि आप जहां से भी लें आपको लगातार लेना है। जैसे कि यहां से अगर मैंने प्रयास किया लेने का तो DETR मैंने डायरेक्ट ले लिया। कहने का ये अर्थ नहीं है कि आप TER यहां से ले लें, N यहाँ से उठा लीजिए और ऐसे करके ले लीजिए, नहीं, ऐसा अलाउ नहीं है। समझ रहे हैं ना, ये अलाउ नहीं है कि एक अक्षर यहाँ से ले लिए, एक अक्षर यहाँ से ले लिए, एक अक्षर यहाँ से ले लिए, ये अलाउ नहीं है। आपको जहाँ भी लेना है लगातार लेना है। समझ रहे हैं ना, आपको कंटिन्यू लेना है, जहाँ से भी लेना है, जहाँ तक लेना है आपको कंटिन्यू लेना है। और यहाँ पे ये भी बता दे रहे हैं कि एक अक्षर का प्रयोग, इससे पहले जो प्रश्न था इस डिटर्मिनेशन वर्ड पे ही जो आधारित प्रश्न जो इससे पहले आपके सामने समक्ष रखा गया था, इससे पिछले लेक्चर में, वहाँ पे क्या था कि यह कंडीशन, यह जो शर्तें लगाई गई, एक नई शर्त यहाँ पे जोड़ी गई कि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार, इट मीन्स वंस लेटर यूज ओनली वन टाइम। इट मीन्स वंस लेटर यूज ओनली वन टाइम। कहने का अर्थ है कि यह शर्त इससे पहले के प्रश्न में, जो प्रश्न 1 नंबर था बाय डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड का जो पहला प्रश्न था, उसमें ये शर्तें नहीं लगाई गई थी। वहाँ पे सिंपल कहा गया था कि अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर इस शब्द को विभाजित करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके साथ शर्त क्या जोड़ दी गई है, यहाँ पे शर्त स्पेशली लगाई गई कि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार। अब कैंडिडेट समझ बैठते हैं कि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार किए जाने का क्या अभिप्राय है। मान लिया जाए कि यहाँ पे एक ही है, ठीक, और यहाँ एक ही है, तो क्या एक अक्षर अगर इसको ई को ले लिया गया तो दोबारा क्या इसी को नहीं लेना है। कैंडिडेट्स के दिमाग में ये बात गूंजने लगती है, ये बात घूमने लगता है, वो कंफ्यूज होने लगते हैं कि क्या अगर ये आई को ले लिया गया तो फिर क्या ये आई को नहीं लिया जाएगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किए जाने का, वंस लेटर यूज ओनली वन टाइम, इसका अभिप्राय ऐसा नहीं है कि अगर इसी को मैंने ले लिया तो यही नहीं ले सकते। यह कहने का अभिप्राय है कि अगर एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार करना है तो इसका अभिप्राय है कि आपने जिस लेटर को एक बार टच कर दिया दोबारा उसको आप नहीं छुएंगे। आपने जिस अक्षर को एक बार टच कर दिया, छू दिया, दोबारा उस अक्षर को नहीं छुएंगे। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस ई का अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व है और इस ई का भी अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व है। ये नहीं कि मैंने इस ई को छोड़ दिया तो इसी को छू दिया तब इस ई को हमको नहीं लेना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है।
इन बातों को आपको समझना है। मैंने पहले भी कहा था कि वर्ड फॉर्मिंग से संबंधित प्रश्न में टेक्निकल बातों के अलावे एक्सेप्ट द टेक्निकल फैक्ट आपको किसी भी प्रकार की सहायता न तो मैं कर सकता हूं ना ही कोई कर सकता है। सारा का सारा दामोदर इट्स डिपेंड ऑन योर वर्ड पावर। आप ऐसे प्रश्नों को तभी हल कर सकते हैं जबकि आपके पास वर्ड पावर हो, आपके पास वोकैब पावर हो, वोकैबुलरी पावर हो, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावे जो बातें होती है कि वर्ड पावर होना ही काफी नहीं है, बल्कि टेक्निकल बातें जो है, संबंधित जो तकनीकी जानकारियां हैं वह भी अपेक्षित है। क्योंकि वर्ड पावर होने के बावजूद भी अगर ये सारी टेक्निकल बातें, ये तकनीकी जानकारी आपके पास अगर मौजूद ना हो तो आप उसके बावजूद भी प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। और उन्हीं टेक्निकल फैक्ट को हमारा इस प्रकार के प्रश्न से आपको रूबरू कराने का उद्देश्य यही है कि आप प्रश्न के स्वरूप को समझें, किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसे समझें, और ऐसे प्रश्नों को हल करने के क्रम में कौन कौन सी टेक्निकल बातों को ध्यान में रखना है, उन बातों का अभिप्राय क्या होता है, उन टेक्निकल वो फैक्ट क्या हैं उसे समझना है। क्लियर? तो मैंने क्या बताया कि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किए जाने का अभिप्राय ऐसा नहीं है कि इस ई को अगर टच कर दिए तो इस ई को नहीं छूना है, इसलिए कि इस ई का इस वर्ड में एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, इस ई का भी इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, ये आई का इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, इस आई का भी इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, इस एन का अपना एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, इस एन का भी इंडिपेंडेंट अस्तित्व है। तो कहने का अभिप्राय है कि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किए जाने का अभिप्राय ऐसा नहीं होता है कि हम एक अक्षर अगर यहाँ ई को ले लिया तो इस ई का प्रयोग फिर हम नहीं कर सके, ऐसा नहीं कहा जा रहा। हाँ, ये कहा जा रहा है कि आप कंटिन्यू लेते हुए जिसको भी छू दीजिएगा, दोबारा उस लेटर को नहीं छूना है। मान लिया जाए कि हम वर्ड फॉर्म कर रहे हैं और वर्ड फॉर्म करने के क्रम में हमने इस प्रकार से वर्ड फॉर्म किया विभाजित करते हुए डेटर। अब कहने का अर्थ है कि डेटर को फॉर्म करने के क्रम में मैंने DETER ले लिया। डेटर को फॉर्म करने के क्रम में हमने DETER को टच किया, तो अब अलाउ नहीं है कि दोबारा हम इन अक्षरों को फिर टच करें। एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किए जाने का once letter use only one time, once letter use only one time, it means कि जिस भी अक्षर को हम एक बार टच कर देंगे दोबारा उसे टच नहीं कर सकते। लेकिन कोई पर्टिकुलर लेटर यदि वर्ड में एक से अधिक बार प्रयुक्त किए गए हैं तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि वह यह माना जाएगा कि हम इसी को छू दिए तो इसी को नहीं लेना है। ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं किया जा रहा आपसे। तो इन बातों को आप समझने का प्रयास करेंगे कि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किए जाने का अभिप्राय है कि आप जिसे छू देंगे एक बार दोबारा उसको नहीं छूना है, ये मतलब है। लेकिन यदि एक अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग किए गए हैं तो उसे लेने में आपको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं की गई है। क्लियर? तो कहने का अर्थ है कि हमको इसको विभाजित करके वर्ड बनाना था, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो हमने क्या बनाया? डेटर। एक तो डेटर बन गया। अगला, अब हम कह सकते हैं कि यहाँ डेटर बनाने के क्रम में हमने DETER को टच किया, DETER का हमने प्रयोग किया। तो DETER को जब मैंने छू दिया डेटर बनाने के क्रम में, तो अब कहने का अर्थ है कि अब हम इस TER या इन अक्षरों का आप किसी अन्य शब्द में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और अगर प्रयोग करते हैं तो फिर इस वर्ड को हमें छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए, मैंने आपके समक्ष क्या भी बनाया है? डेटर। एक वर्ड तो आपके सामने आ गया कि डेटर मैंने बना लिया। अब यदि डेटर यहाँ बनाया, अगर हम ऐसे बना दें कि टर्म, ये टर्म मैंने बना दिया, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो आपने DETR बनाने के क्रम में TER को तो ले लिया था, तो फिर अगेन TER को क्यों ऑप्ट किया, क्यों TER को फिर से लिया? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में
आपको यहाँ पे यह मान के चलना पड़ेगा कि या तो डेटर या फिर टर्म, डेटर और टर्म दोनों नहीं। अब आपके समझ ये बातें हो गई कि आप या तो डेटर बनाइए या फिर टर्म बनाइए, दोनों नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर डेटर लीजिएगा तो टी आर ऑलवेज यूज हो चुका है, अगर डेटर लेते हैं तो टी आर ऑलवेज यूज हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आप टर्म बनाने के लिए इस टी आर का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे कहा गया है कि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार करना है, अर्थात जिस अक्षर को आप एक बार ले चुके हैं दोबारा उसको नहीं लेना है। तो वैसी स्थिति में आपके पास दो ही विकल्प है कि या तो आप डेटर बनाएं या फिर टर्म बनाएं। तो अगर डेटर बनाएंगे तो टर्म इनवैलिड हो जाएगा, और अगर टर्म बनाएंगे तो डेटर इनवैलिड हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि अगर आप डेटर को सिलेक्ट करते हैं तो आपको टर्म नहीं बनाना पड़ेगा, और टर्म को सिलेक्ट करते हैं तो डेटर नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बनती है। आगे क्या होता है, आगे हम इन बनाएंगे, एट बनाएंगे और आयन बनाएंगे, या फिर आप ऑन बनाइएगा, आयन बनाइएगा या फिर ऑन बनाएंगे। क्या क्या बन रहा है आगे, हमारा इन बन रहा है, एट बन रहा है और आयन, या फिर या तो आप आयन बनाइए या फिर आपको ऑन बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? आपके दिमाग पे ये बात भी आ रही होगी कि इससे पहले प्रश्न में सेम वर्ड के लिए हमने एक वर्ड नेशन भी बनाया था, हमने एक वर्ड नेशन भी बनाया था, और आप भी यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वर्ड नेशन भी बन रहा है। क्या आप देख रहे हैं? वर्ड फॉर्मिंग के टाइप सेकंड पे आधारित जो मेरा पहला प्रश्न था उसमें सेम वर्ड में, इसी सेम वर्ड के केस में, इसी वर्ड के केस में जो इससे पहला प्रश्न था वर्ड फॉर्मिंग का, वर्ड फॉर्मिंग के टाइप सेकंड का जो पहला प्रश्न था उसमें जो कि सब डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर इस शब्द को विभाजित करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसा प्रश्न उठाया गया था। उस क्रम में मैंने नेशन शब्द को भी आपके सामने बनाया था, ठीक ना? ऐसे कैंडिडेट्स जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो हमारी सलाह है कि वर्ड फॉर्मिंग को समझने के क्रम में लिए, वर्ड फॉर्मिंग के टाइप सेकंड को समझने के लिए, इससे पहले प्रश्न को समझने के लिए आप पिछले लेक्चर का अवलोकन करेंगे, निश्चित तौर पर अवलोकन करें ताकि बातें क्लियर हो। यहां पे भी मैं एक बार फिर से यह जिक्र कर देना चाह रहा हूं कि जो वर्ड फॉर्मिंग टाइप सेकंड पे आधारित पहला प्रश्न था उसमें कहा गया था कि सब डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर इस शब्द को विभाजित करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि ये कंडीशन जो आप देख रहे हैं, एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार करते हुए, ये कंडीशन वहां लागू नहीं किया गया था, ठीक ना? वर्ड फॉर्मिंग के टाइप 2 पर आधारित जो पहला प्रश्न था डिटर्मिनेशन वर्ड से ही रिलेटेड था, उसमें एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार करते हुए ये शर्त लगाई नहीं गई थी उस समय, जबकि इस प्रश्न में ये शर्त स्पेशली जोड़ा गया है। और यह शर्त जब नहीं लगाया गया था, इस शर्त को जब नहीं लगाया गया था तो ऐसी स्थिति में जो हमने वर्ड बनाया था वो क्या किया, तो डेटर भी बना लिया था, टर्म भी बना लिया था। उस स्थिति में हमने कुछ इस प्रकार से वर्ड बनाया था, वो अभी आप देख लें। हमने बनाया था उस समय डेटर, हमने बनाया था टर्म, हमने बना लिया था टर्मिनेशन भी, टर्मिनेशन, हमने नेशन बनाया भी था, इन, एट, आयन, ऑन, कुछ इतना वर्ड बनाया था।
केवल यह शर्त जब नहीं लगाई गई थी इससे पहले प्रश्न में केवल यह शर्त जब प्रयोग नहीं किया गया था, तो इस शब्द को विभाजित करते हुए हमने अंग्रेजी के इतने अर्थपूर्ण शब्द बनाए थे, डीटर बनाए थे, टर्म, टर्मिनेशन, नेशन, इन, एट, आईएन, ऑन, इतने शब्द बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या शर्त स्पेशली जोड़ दिया गया, विशेष रूप से यहाँ पे शर्त लगाई गई है कि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार करते हुए इस शब्द को विभाजित करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जब भी एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार करने की बात की जाए, तो कहने का अर्थ है कि जिसे आप एक बार छू देंगे दोबारा आप नहीं छू सकते हैं। और इसलिए ये स्थिति अब नहीं बनेगी, यह स्थिति नहीं बन सकती है, इस स्थिति को नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अक्षर का प्रयोग एक बार करना है। तो आप डीटर भी बना लीजिए, टर्म भी बना लीजिए, टर्मिनेशन भी बना लीजिए, ये अलाउ नहीं है, ये नहीं अलाउ है, क्योंकि डीटर बनाने के क्रम में टी आर जब टच कर लेंगे तो टर्म आप नहीं बना सकते। टर्म बनाने के क्रम में या डीटर बनाने के क्रम में टी आर फिर टच कर लेंगे तो टर्मिनेशन आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपने तो उसको लेटर को छू दिया। एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार किए जाने का अभिप्राय है कि जिस अक्षर को आप एक बार छू देंगे फिर से उसे आपको नहीं छूना है। तो इसलिए जो हमने यहाँ पे शब्द बनाया, तो क्या बनाया, डीटर और टर्म। डीटर या टर्म, अगर डीटर को आप मानते हैं, डीटर अगर आप बनाते हैं तो फिर टर्म बनाना आपको अलाउ नहीं है, आप टर्म नहीं बना सकते हैं। और यदि आपने टर्म बनाया तो आपको डीटर फिर अलाउ नहीं है। इन, एट, आईएन, अगर आईएन आप बनाते हैं तो फिर ऑन अलाउ नहीं है, क्योंकि आईएन बनाने के क्रम में आपने आई ओ एन टच कर लिया। और यदि ऑन अगर बनाते हैं तो फिर आईएन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑन बनाने के क्रम में आपने ओ एन को टच कर लिया। तो एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किए जाने का अभिप्राय यह है। प्लस आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो मैंने टर्मिनेशन भी बना के दिखाया था, इससे पहले प्रश्न जो थे उसमें टर्मिनेशन भी मैंने बनाया था, तो यहाँ भी तो आप टर्मिनेशन ले सकते हैं, यहाँ पे भी तो टर्मिनेशन ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे भी एक टेक्निकल बात आपको बताना चाहूँगा, एक विशिष्ट बात से आपका परिचय करवाना चाहूँगा कि एक बात और दिमाग पे बैठा लीजिए अच्छे तरीके से। एक नोट मैं आपको लिखा देना चाहता हूँ, उस नोट को भी समझने का प्रयास करें। फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा यहाँ टर्मिनेशन का बनाना बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अगर आप टर्मिनेशन बनाने का प्रयास करेंगे, यदि आप टर्मिनेशन बनाने का प्रयास करेंगे तो TERMINATION सारे अक्षरों को आपने छू दिया, अब दोबारा आप किसी वर्ड में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? यदि आपने टर्मिनेशन बनाने की भूल की, यदि आपने टर्मिनेशन बनाने की भूल कर दी, तो शर्तानुसार आप फिर जिन अक्षरों को आपने टच कर दिया दोबारा आप नहीं छू सकते। इसलिए यदि आपने ऐसा बनाने का प्रयास किया तो यह आपके लिए हितकर नहीं होगा, यह बिल्कुल असंगत होगा। और उसी तरह यदि आपने नेशन बनाने का प्रयास किया, यदि आपने नेशन बनाने का प्रयास किया तो NATION को आपने टच कर दिया, तब आप एट, ऑन या आयन नहीं बना सकते। तो यहां पे भी क्या टेक्निकल बातें हैं जिस वजह से हम ना तो यहां टर्मिनेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, न ही नेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जो शब्द बनाने का यहाँ प्रयास किया वह क्या था कि या तो आप डीटर या फिर टर्म, डीटर और टर्म में कोई एक बनाना होगा आपको, दोनों नहीं बना सकते, क्योंकि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किए जाने का प्रतिबंध लगाया गया है। आफ्टर ऑल आप इन बना ले कोई दिक्कत नहीं है, एट बना ले कोई दिक्कत नहीं है, और आयन और ऑन के साथ फिर वही बातें आ गई कि अगर आयन बनाइएगा तो आप ऑन नहीं बना सकते, और अगर ऑन बनाते हैं तो आयन नहीं बना सकते।
तो आफ्टर ऑल जो शब्दों की संख्या होगी वो क्या होगी कि इन दोनों में से कोई आप एक लेंगे और एक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और इन दोनों में से कोई एक लीजिएगा। कहने का अर्थ है कि आपका जो शब्दों की संख्या होगी, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म। तो देयर आर ओनली 4 मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म, only 4 meaningful word can be formed by the division of the given word determination if once letter used only one time। यदि इस प्रकार का शर्त आपके साथ लगाया गया है। कहने का अर्थ है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वैसे कैंडिडेट्स जिसका मीडियम इंग्लिश हो उनके लिए भी, जैसा कि आप जानते भी हैं कि मैं किसी भी प्रश्न को दोनों ही भाषाओं में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। मेरे प्रत्येक लेक्चर में आप ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि यदि मैं किसी प्रश्न को हिंदी में लिखता हूं तो उसका इंग्लिश भी आपके समक्ष रखता हूं ट्रांसलेट करके, और यदि इंग्लिश में लिखता हूं तो उसका हिंदी भी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, उसका हिंदी अनुवाद भी आपके समक्ष रखता हूं। साथ ही एक्सप्लेन करने के क्रम में भी मेरा प्रयास होता है कि मैं बाइलिंगुअल जो है, अर्थात हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में एक्सप्लेन करूं, स्पष्ट करूं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिसका मीडियम इंग्लिश है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इस प्रश्न का अभिप्राय क्या है, क्या कहा जा रहा है। तो यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि यहां पे क्या कहा जा रहा है कि सब डिटर्मिनेशन किए अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार करते हुए इस शब्द को विभाजित करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इट मीन्स हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म। क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड डिटर्मिनेशन without changing the order of letter and once letter used only one time। कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि without changing the, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कैंडिडेट जिसका मीडियम इंग्लिश है, जिनका माध्यम इंग्लिश है, जो इंग्लिश में समझते हैं, अंग्रेजी में समझते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि इस प्रश्न को डिफरेंट वे से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और इंग्लिश में भी किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को डिफरेंट वे में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पे इस प्रश्न को ही किस प्रकार से कहा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर एंड वंस लेटर यूज ओनली वन टाइम, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड डिटर्मिनेशन। या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी कह सकता हूं कि बाय डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड डिटर्मिनेशन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म इफ वंस लेटर यूज ओनली वन टाइम एंड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर। नहीं, क्या कह सकता हूं कि विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर एंड वंस लेटर यूज ओनली वन टाइम, how many independent word can be formed to divide the word determination। कहने का अर्थ है कि सब डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर, दैट इज द अक्षरों का ऑर्डर नहीं तोड़ना है, जहां से लेना है लगातार लेना है। इससे पहले प्रश्न में भी मैंने इसी बात को समझाया था। तो यहाँ पे जहां से भी लेना है आपको लगातार लेना है, ये कहा जा रहा है। और एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार किए जाने का अभिप्राय है कि जिसे एक बार टच कर लेंगे आप दोबारा काउंट नहीं कर सकते हैं। और उसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर मैंने डेटर लिया तो, और डेटर और टर्म दोनों नहीं, डेटर या टर्म, यदि या का अभिप्राय है अगर इसे लेते हैं तो इसे नहीं लेना होगा, इसे लेते हैं तो इसे नहीं लेना पड़ेगा, ये कहने का अभिप्राय है। तो आपका जो शब्द बनेगा आप या तो डेटर बनाएं या टर्म, दो में से कोई एक, इन बन जाएगा, एट बन जाएगा, आयन या ऑन, इन दोनों में से कोई एक। तो आफ्टर ऑल जो आपके समक्ष वर्ड बनेगा या एक काउंट होगा, इन दोनों में से कोई एक लेना है, इन काउंट हो जाएगा, एट का काउंट हो जाएगा, और आयन और ऑन में से कोई एक लेना है।
तो आपका 4 ही वर्ड बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि 1 2 3 4 5 6 वर्ड मेरा बनेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि आपके साथ प्रतिबंध जारी की गई है, औपबंध यहाँ पे जारी किया गया है, कंडीशन लगाया गया, शर्त लगाई गई है कि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाना है। और इस प्रश्न के लिए ये टेक्निकल बातें थी कि एक अक्षर का प्रयोग का अभिप्राय है कि जिसे आप एक बार छू देंगे दोबारा नहीं छू सकते। ठीक, हाँ, एक स्पष्टीकरण और था कि मैंने टर्मिनेशन बनाने की बात क्यों नहीं की, क्यों बोला कि ऐसा करना संगत होगा। मैंने नेशन बनाने की क्यों नहीं की, क्यों बोला कि यह संगत होगा। तो अगर आप टर्मिनेशन बनाने का प्रयास करते हैं, यदि आपने टर्मिनेशन बनाने का प्रयास किया होता, यदि आपने टर्मिनेशन बनाने का प्रयास किया होता तो एक ही बार में आप सारे अक्षर को छू बैठते, एक ही बार में आप सारे के सारे अक्षर सेलेक्ट किए होते हैं और उस क्रम में फिर अब इन अक्षरों का आप दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। जिस वजह से यह असंगत था, ऐसे करने की भूल कभी भी नहीं कीजिएगा। और इसीलिए मैं एक नोट लिखा देना चाहता हूं, इस बात को दिमाग पर बैठा लीजिए। यदि वर्ड फॉर्मिंग से संबंधित ऐसे प्रश्न जो कि बाय डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन से रिलेटेड हो, ऐसे प्रश्नों को हल करने के क्रम में यदि दिए गए प्रश्न में एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार किए जाने का औपबंध कंडीशन शर्त जारी किया गया हो तो हमें कभी भी बड़े शब्द का निर्माण नहीं करना चाहिए, लंबे शब्द का निर्माण नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक अक्षरों से युक्त शब्द का निर्माण नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमेशा हमें छोटे छोटे शब्दों का निर्माण करना चाहिए, कम कम अक्षरों से युक्त शब्दों का निर्माण करना चाहिए, ताकि हम मोर एंड मोर बना सकें। क्योंकि यह बोला जाता है कि हाउ मैनी, दैट इज द हाउ मैनी, कितने बन सकते हैं ये आपको बताना है। तो एक नोट आप यहाँ पे लिख लीजिए। पहले तो आप देख चुके हैं, मैं एक नोट लिखा देता हूं, इस नोट को आप लिख लें। उस नोट को लिखाने के क्रम में सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन सा वर्ड बना। उसके बाद मैं यहाँ इसे हटा दूंगा और यहाँ पे नोट आपके समक्ष रखूंगा। क्या है आपका शब्द डिटर या टर्म, डिटर और टर्म में से कोई एक बनाना है। क्योंकि शर्तानुसार एक बार अगर डिटर बनाने के क्रम में टीआर का प्रयोग आपने कर लिया तो टर्म आप नहीं बना सकते, और टर्म अगर बना लिया तो फिर आप डिटर अलाउ नहीं है। इसलिए डिटर या टर्म, क्योंकि एक अक्षर का प्रयोग एक बार किए जाने का अभिप्राय है, जिस लेटर को एक बार हम छू लेते हैं दोबारा उसे नहीं छू सकते हैं। इन कोई दिक्कत नहीं है, एट कोई दिक्कत नहीं है। आयन और ऑन के साथ दिक्कत है कि अगर आयन बनाएंगे तो फिर ऑन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आयन बनाने के क्रम में अगर ओ एन को हम ले लेते हैं तो फिर ऑन बनाने के क्रम में दोबारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो चाहे तो आप आयन बना लें, चाहे ऑन बना लें। आफ्टर ऑल आपका जो वर्ड बना यहाँ पे 4 वर्ड बना, क्लियर। और अब आपको मैंने टर्मिनेशन क्यों नहीं बनाया, मैंने नेशन क्यों नहीं बनाया, क्यों यह असंगत है, उसके बारे में आपको बता देता हूं, नोट लिखा देता हूं, लिख लें। नोट है वर्ड फॉर्मेशन के क्रम में या और वर्ड फॉर्मेशन से संबंधित, वर्ड फॉर्मेशन से संबंधित ऐसे प्रश्न जिसमें एक अक्षर का प्रयोग एक
अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किए जाने का औपबंध दैट इज द, आप इसको कह सकते हैं औपबंध का अभिप्राय होता है शर्त, मीन्स कंडीशन। नहीं, औपबंध का ही अभिप्राय है शर्त या कंडीशन, एक ही बात ही है, एक ही बात है। कंडीशन जारी किया गया हो तो, जारी किया गया हो तो ऐसी स्थिति में हमें छोटे छोटे शब्दों का निर्माण करना चाहिए, छोटे छोटे शब्दों का निर्माण करना चाहिए। अर्थात कभी भी अधिकतम अक्षरों से युक्त शब्द का निर्माण नहीं करना चाहिए। शब्द का निर्माण नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? क्या मैंने आपके सामने नोट रखा, मैंने यहां पे नोट लिखाया कि वर्ड फॉर्मेशन से संबंधित ऐसे प्रश्न, वर्ड फॉर्मेशन से संबंधित ऐसे प्रश्न जिसमें एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार, एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किए जाने का औपबंध दैट इज द शर्त, कंडीशन जारी किया गया हो तो ऐसी स्थिति में हमें छोटे छोटे अर्थात कम से कम अक्षरों से युक्त शब्दों का निर्माण करना चाहिए। अर्थात कभी भी अधिकतम अक्षरों से युक्त शब्द का निर्माण नहीं करना चाहिए, बड़े शब्दों का निर्माण नहीं करना चाहिए। इसलिए कि यदि आप बड़े शब्दों को बनाने के क्रम में अधिक से अधिक अक्षरों को छू देंगे तो दोबारा फिर उन अक्षरों को आप नहीं छू सकते और वह तर्कसंगत नहीं होगा। इसलिए ध्यान हमेशा रखिएगा कि जब भी एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किए जाने का उपबंध जारी किया जाए तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आप कम से कम अक्षरों से युक्त शब्द बनाएं ताकि अधिक से अधिक शब्दों को आप बना सकें। छोटे छोटे शब्दों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। भूल कर भी दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि भूल कर भी अधिकतम अक्षरों से युक्त शब्द, अधिक से अधिक अक्षरों से युक्त शब्द भूल कर भी बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। और इन्हीं टेक्निकल बातों को इन्हीं टेक्निकल बातों को जो है हमारा उद्देश्य
आपके समक्ष इस प्रकार के प्रश्नों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही है कि हम इन टेक्निकल बातों से आपको अवगत करा सकें। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। और आफ्टर ऑल फिर से एक बार इस बात को दोहराना चाहूँगा कि वर्ड फॉर्मिंग से संबंधित प्रश्नों में आपको टेक्निकल बातों की जानकारी प्रदान करने के अलावे एक्सेप्ट द क्लैरिफिकेशन ऑफ द टेक्निकल फैक्ट आपको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जा सकती। हर कुछ आपकी वर्ड पावर पर डिपेंड करेगा। यदि आपके पास वर्ड पावर है तो आप ऐसे शब्दों को बना सकेंगे। एंड आफ्टर ऑल मैंने क्या बताया, इनके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ वर्ड पावर, योर वर्ड पावर, आपके पास टेक्निकल फैक्ट जो होते हैं, टेक्निकल बातें जो होती है प्रश्नों से संबंधित, उसका भी ज्ञान होना चाहिए, जिन बातों को मैं यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ आपके समक्ष। क्लियर? तो ये हमारा वर्ड फॉर्मिंग टाइप सेकेंड का दूसरा प्रश्न था। और अब हम सेम प्रश्न को केवल कंडीशन में परिवर्तन करेंगे, शर्त में परिवर्तन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सेम प्रश्न को मैं 4-5 प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और किस किस प्रकार से शर्तें बदली जाती है, किस प्रकार से शर्त को परिवर्तित किया जाता है, और शर्तों के परिवर्तन के पश्चात, शर्तों के परिवर्तन के बाद रिजल्ट में क्या परिवर्तन होता है, किन किन बातों को देखने को हमें मिलता है, उससे हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। कौन कौन सी बातें देखने को मिलती है, तो हटाते हैं। हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। वर्ड फॉर्मिंग टाइप सेकेंड के तीसरे प्रश्न को अब आपके समक्ष रखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, सारे मैटर को नहीं हटाना चाहेंगे क्योंकि सेम वर्ड पे ही शर्त में केवल परिवर्तन करना है। क्योंकि मैंने बताया था कि सेम ही वर्ड को हम 3-4 प्रकार से आपके सामने शर्त में परिवर्तन करके रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए केवल मैं यहाँ शर्त में परिवर्तन कर रहा हूँ। इसलिए अनावश्यक पूरा मिटाकर लिखने का अभिप्राय होगा कि समय की बर्बादी, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ परिवर्तन करना है केवल उस परिवर्तन कर देता हूँ। देखिए, सब डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर, ये भी कंडीशन रहेगा, तथा एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार करते हुए, यह भी रहेगा, इसको भी मैंने हटा रहा हूं। इस शब्द को विभाजित कर अंग्रेजी के कितने, अब मैं यहां परिवर्तन कर देता हूं इस प्रश्न की रूपरेखा। देखिए अब यहां पर परिवर्तन मैंने किया, क्या परिवर्तन किया, तो इस शब्द को विभाजित करते हुए अंग्रेजी के कितने स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए क्या परिवर्तन लाया गया। यहां पे फिर से शर्तें बढ़ाई गई है। पहला शर्त तो प्रत्येक प्रॉब्लम में निहित है कि अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर। वर्ड फॉर्मिंग के टाइप सेकंड पे आधारित प्रश्न में यह जो शर्त है वो प्रत्येक प्रश्न के साथ कंपल्सन होता है कि अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर। यह शर्त तो जारी ही रहेगा। और सेकंड प्रॉब्लम में आपने देखा था कि यह शर्त केवल जोड़ी गई थी कि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार किया जाना है। थर्ड प्रॉब्लम में भी इस बात को लाया गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या लाया जा रहा है, अब यहाँ पे आपके समझ क्या लाया जा रहा है कि इस शब्द को विभाजित करते हुए अंग्रेजी के कितने स्वतंत्र अर्थपूर्ण, यहाँ पे स्वतंत्र अर्थपूर्ण की बात अब कर दी गई। यहाँ पे स्वतंत्र अर्थपूर्ण की अब बात कर दी गई है, समझ रहे हैं ना, स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द। और मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में इस बात को बताया था कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड क्या होते हैं। मैंने इस बात की भी परिचर्चा की थी कि द सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच एक्सप्रेस देयर क्लियर मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड वर्ड।
मैंने आपको वर्ड की परिभाषा दी थी, अक्षरों का सुव्यवस्थित संयोजन जो कि अपना एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता हो, अपना एक पूर्ण भाव व्यक्त करता हो, उसको शब्द कहते हैं। और उसी क्रम में हमने बताया था कि वर्ड फॉर्मिंग के टाइप 2 पे जो आधारित प्रश्न होते हैं उसमें अर्थपूर्ण एवं स्वतंत्र अर्थपूर्ण की चर्चा की जाती है। दैट मीन्स जनरल वर्ड एंड इंडिपेंडेंट वर्ड। और उस क्रम में मैंने बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड। मैंने बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड। कहने का अभिप्राय है, मैंने चर्चा की थी कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी आप हल करेंगे, वर्ड फॉर्मिंग से संबंधित टाइप 2 पर आधारित जो प्रश्न हल करेंगे, उस क्रम में आपको यह जानना जरूरी होगा कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था कि जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड, इंडिपेंडेंट वर्ड एंड डिपेंडेंट वर्ड। तो यहाँ पे स्वतंत्र अर्थपूर्ण, दैट इज द इंडिपेंडेंट वर्ड की बात की जा रही है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो मेरे पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं, पिछले लेक्चर का अवलोकन नहीं किया है, यदि आप फर्स्ट टाइम है तो मैं एक बार फिर से डील कर दे रहा हूं। तथा ऐसे कैंडिडेट जिसने मेरे पिछले लेक्चर का भी अवलोकन किया है, उनके लिए भी मैं इसी बातों की फिर से पुनरावृत्ति कर दे रहा हूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड। सब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, दैट इज द आश्रित शब्द और स्वतंत्र शब्द। तो किस शब्द को हम डिपेंडेंट कहते हैं, किस शब्द को हम इंडिपेंडेंट करते हैं, उसको हम समझना है। हमने इससे पहले भी समझाया था। तो डिपेंडेंट वर्ड की क्या परिभाषा है, डिपेंडेंट वर्ड को किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। तो हमने बताया था द वर्ड व्हिच डजंट एक्सप्रेस देयर क्लियर मीनिंग और सेंस विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वर्ड। क्या मैंने कहा था? द वर्ड which does not express their clear meaning or sense without help of any other word, it means alone. Alone, the word which not sufficient, alone. नहीं, the word which does not sufficient alone to express their clear meaning or sense. कहने का अभिप्राय है ऐसे शब्द जो बिना अन्य वर्ड की सहायता के अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपना पूर्ण भाव व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आफ्टर ऑल तो प्रत्येक कोई भी वर्ड ले लीजिएगा तो उसका तो अर्थ होता ही है, लेकिन एक अर्थ होना और एक महत्वपूर्ण अर्थ होना, एक पूर्ण भाव होना, एक क्लियर मीनिंग होना और एक सिंपल अर्थ होना, दोनों में अंतर होता है। समझ रहे हैं ना? जिसकी परिचर्चा मैंने पहले भी की है। क्या आश्रित शब्द या डिपेंडेंट वर्ड की परिभाषा है? किस प्रकार से हम समझेंगे कि कौन सा वर्ड डिपेंडेंट है? तो सिंपल है, मैंने बताया था कि ऐसे शब्द जो बगैर किसी अन्य शब्द की सहायता के अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करने में सक्षम नहीं होते हैं, अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं करते हैं, ऐसे शब्द को डिपेंडेंट वर्ड कहते हैं। और मैंने बताया था कि जनरली प्रीपोजिशनल वर्ड जो होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, मॉडल्स होते हैं, बी वर्ड होते हैं, ये सब डिपेंडेंट वर्ड के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये अकेले अपना पूर्ण भाव व्यक्त नहीं कर सकते। जिसके क्रम में मैंने बताया था कि अगर हम कहते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मैंने बताया कि जनरली जो है प्रीपोजिशनल वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स, बी वर्ड, ये सब जो शब्द हैं वो डिपेंडेंट के श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे कौन कौन है? जैसे ये एम है, ये टू है, ये जो वर्ड आपने देखा ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। क्योंकि एम केवल कहिएगा तो ठीक है, एम का अर्थ होता है हूं, लेकिन अपना ये पूर्ण भाव व्यक्त नहीं करता है। आप किसी के सामने खाली हूं करते रहिए, एम करते रहिए, क्या इसका अभिप्राय है? आप किसी के सामने टू खाली करते रहिए, इसका क्या अभिप्राय है? कोई अभिप्राय नहीं है। समझ रहे ना? आई लिव एट पटना, आई लिव एट पटना,
तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एट इस वर्ड के साथ जब जुड़ता है तो अपना अभिप्राय इसका होता है कि मैं पटना में रहता हूं, नहीं। एट स्टेशन, एट प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर, एट नाइट, रात में, वहां भी अपना अर्थ व्यक्त करता है जब किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ जाता है तब। और केवल एट एट, केवल टू टू कहिए, केवल ऑन ऑन कहिए, केवल इन इन कहिए, केवल अपन अपन कहिए, तो कोई अभिप्राय नहीं होता है। ये अपना पूर्ण भाव व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सब जो वर्ड आप देख रहे हैं, प्रीपोजिशनल वर्ड जो देख रहे हैं, प्रीपोजिशनल, ऑक्सिलरी वर्ब, ये आदि जो होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सब जो होते हैं ये डिपेंडेंट के श्रेणी में रखे जाते हैं। जबकि देखिए आप कहिएगा स्कूल, तो स्कूल अपना पूर्ण भाव व्यक्त करता है। स्कूल को किसी अन्य की जरूरत नहीं है अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए। स्कूल कहने का अभिप्राय है ऐसा स्थान जहां पे शिक्षा दी जाती है, उसको स्कूल कहते हैं, नहीं। पटना, तो पटना का अभिप्राय है कि एक शहर का नाम है। लिव, लिव का अभिप्राय है, ये अपना पूर्ण भाव देता है। आई, ये पूर्ण भाव देता है। तो कहने का अर्थ है कि आपने इस प्रकार से डिपेंडेंट को समझा और इंडिपेंडेंट के बारे में जो मैंने परिचर्चा की थी। तो इंडिपेंडेंट वर्ड का परिचय सिंपल है कि द वर्ड विच एक्सप्रेस देयर क्लियर मीनिंग और सेंस विदाउट हेल्प ऑफ अदर वर्ड, विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ड, विदाउट हेल्प, इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। डिपेंडेंट में क्या है कि डज नॉट एक्सप्रेस विदाउट, माने बिना अन्य की सहायता के वो व्यक्त नहीं कर सकता, सहायता उसको लेनी पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा एम, टू, एट इत्यादि को अन्य शब्दों की सहायता लेनी पड़ी तब वो अपना सेंस व्यक्त कर रहा है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट का अभिप्राय है कि द वर्ड विच एक्सप्रेस देयर क्लियर मीनिंग और सेंस विदाउट हेल्प ऑफ अदर वर्ड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वर्ड। ऐसे शब्द जो बगैर किसी अन्य वर्ड के सहायता के अपना अर्थ व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्द को डिपेंडेंट वर्ड कहते हैं। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि प्रीपोजिशनल वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब इत्यादि डिपेंडेंट के श्रेणी में नहीं रखे जाते। इस बात की परिचर्चा मैंने पहले भी की और फिर यहाँ पे बता रहा हूँ कि अभी भी डिपेंडेंट के बताने के क्रम में ही मैंने बता दिया कि प्रीपोजिशनल वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब इत्यादि डिपेंडेंट के श्रेणी में रखे जाते हैं, इंडिपेंडेंट के श्रेणी में रखे नहीं जाते। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडिपेंडेंट वर्ड फॉर्म करने के क्रम में, स्वतंत्र वर्ड फॉर्म करने के क्रम में आप प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरी वर्ब इत्यादि का यूज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैंने बताया था कि कुछ एक्सेप्शनल प्रीपोजिशनल वर्ड हैं which express their clear meaning or sense alone। हमने बताया था कि अपवाद में कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ड हैं जो कि इंडिपेंडेंट के श्रेणी में भी रखे जाते हैं। अपवाद में कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ड हैं जिन्हें इंडिपेंडेंट के श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि वो अकेले भी अपना भाव व्यक्त कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अंडर, बिटवीन, एबव, पीलो, ये सब शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये एक अपना सेंस व्यक्त कर देते हैं। इसलिए प्रीपोजिशनल होने के बावजूद भी इन्हें इंडिपेंडेंट में कंसिडर किया जाता है। आफ्टर ऑल हमें अब देखना है इस प्रश्न का स्वरूप, इस प्रश्न का परिणाम क्या होता है, इस प्रश्न का रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होता है। तो डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन वर्ड है और यहाँ शर्तें क्या क्या लगाई गई है, शर्त में क्या क्या परिवर्तन किया गया है। तो हमने बताया कि ये तो यूनिवर्सल शर्त है, वर्ड फॉर्म के टाइप सेकंड बाय डिवाइडेशन ऑफ द अकॉर्डिंग टू गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन में ये कंपलसरी है, प्रत्येक प्रश्न में ये लगेगा, चाहे कि किसी भी प्रकार से प्रश्न में परिवर्तन किया जाए, यह शर्त हर प्रश्न के साथ रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल शर्त यहाँ क्या क्या जोड़ा गया, तो एक शर्त आपके साथ यहाँ पे जोड़ा गया है क्या कि एक अक्षर का प्रयोग, एक अक्षर का प्रयोग, यहाँ पे शर्तें लगाई जा रही है, एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाना है और इस शब्द को विभाजित तो करना है, वो सब में रहेगा। एक स्पेशल शर्त यहाँ लगाया गया, ये शर्त आपको जोड़ा गया, तीसरे प्रश्न में ये तीसरा शर्त जोड़ा गया।
दूसरे प्रश्न में ये दूसरा शर्त जोड़ा गया था, ये तो सभी में कंपल्सन है, चारों टाइप में ही रहेगा। ये सेकंड में मैंने जोड़ा और तीसरे में स्पेशल ये शर्त लगाया। तो यहाँ पे क्या देखा कि ये दूसरे प्रश्न में भी था, लेकिन यहाँ तीसरे प्रश्न में भी इसको इंक्लूड कर लिया गया इस शर्त को, और यहाँ पे भी लाया गया। अब यहाँ पे क्या है कि एक अक्षर का प्रयोग किए जाने की बात भी की गई है, इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम बड़े शब्द को बनाने का प्रयास न करें, छोटे से छोटे शब्द को पर बनाएं। और दूसरी बात यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी प्रीपोजिशनल वर्ड को नहीं लेना है, क्योंकि स्वतंत्र वर्ड बनाना है। तो क्या बनाएंगे? डेटर या टर्म। डेटर या टर्म में कोई आप एक बनाएंगे। आपका जो शब्द बनेगा आप फिर से या तो डेटर बनाइए या फिर टर्म बनाइए, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक आपको लेना है। और अब आप इन नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह जो इन है आप यह इन नहीं बना सकते हैं। आप ये एट जो है, यहाँ टी आएगा, टी छूट गया है, ये एट आप नहीं बना सकते। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि ये ऑफ ऑन नहीं बना सकते, कि ये सब प्रीपोजिशनल वर्ड है। इन, एट, ऑन ये प्रीपोजिशनल है। तो यहाँ पे ये बात ख्याल रखना है कि स्वतंत्र वर्ड जब बनाने को कहा जा रहा है तो आपको ये इन, एट और ऑन को नहीं लेना है। समझ रहे हैं ना? इस इन, एट, ऑन को नहीं बनाना है। तो आपने डेटर बनाया या टर्म बनाया, और छोटा वर्ड बनाना है क्योंकि एक अक्षर का प्रयोग एक बार करना है। अगर भूल से भी आप टर्मिनेशन बना दीजिएगा तो फिर दोबारा आप उस लेटर को नहीं छू सकते, इसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि इससे पहले प्रश्न में मैंने इस बात पर चर्चा आपके समझ की। तो अब आपके पास क्या विकल्प बचता है कि या तो आप नेशन बनाइए या फिर आयन बनाइए। नेशन और आयन में कोई एक आप ले सकते हैं। क्या क्या आपने बनाया? आपको या तो डेटर बनाना है या फिर टर्म बनाएंगे, नेशन बनाएंगे या फिर आयन। नेशन और आयन यही हो सकता है। कहने का अर्थ है कि आफ्टर ऑल आप चाहे कोई भी प्रयास करें, आपका गिन कर 2 वर्ड बनेगा, 4 वर्ड नहीं बोल दीजिएगा। इन्हीं टेक्निकल बातों को बताना हमारा उद्देश्य है, ताकि आप इन बातों को समझें। और आपने यहाँ पे देखा कि केवल शर्त में मैंने परिवर्तन कर दिया कि स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द, तो आपका ये इन, एट, ऑन गायब हो गया। तो वर्ड फॉर्मिंग टाइप 2 का ये तीसरा प्रश्न था, और सेम वर्ड को हम फिर से शर्त में परिवर्तन करके आपके समझ प्रस्तुत करते हैं, और देखिएगा कि फिर से परिणाम अलग आएगा। तो चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सेम वर्ड पे ही प्रश्न को डील किया जा रहा है। टेक्निकल फैक्ट को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप टेक्निकल बातों से रूबरू अवगत हो सकें, उन बातों को समझ सकें। लैक ऑफ दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स जो है गलतियां कर बैठते हैं। तो देखिए आप मेरा क्या परिवर्तन किया जा सकता है, क्या हम करते हैं। तो देखिए, सब डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर। तो ये शर्त तो पहला में भी लागू था, दूसरा प्रश्न में भी लागू रहा, तीसरा में भी लागू है और चौथा में भी लागू है। ये तो कंपल्सन शर्त है, कंपल्सरी शर्त है, ये हर समय लागू रहेगा। वर्ड फॉर्मिंग के टाइप सेकेंड बाय डिवाइडेशन ऑफ द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन पे आधारित जो प्रश्न होंगे, वैसे प्रत्येक प्रश्न में ये शर्त लागू रहता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर, ये तो लागू रहेगा। तथा एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार किया जाना, ये जो बातें अब है
अब हम यहाँ क्या करते हैं, इस बात को अब यहाँ से क्या करें कि मैं हटा देता हूं। किए बगैर एक अक्षर का प्रयोग का जो बाइंडेशन था उसको मैं हटा रहा हूं। किए बगैर यहां से परिवर्तन हो रहा है प्रश्न में, देखिए जहां से परिवर्तन किया जा रहा है उन्हीं तथ्यों को हम आपके समक्ष यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वर्ड डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर इस शब्द को विभाजित करते हुए अंग्रेजी के कितने स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए शर्तों में परिवर्तन लाया गया है, परिवर्तन किया गया है। क्या यहां पे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी independent word can be formed by dividation of the given word determination if by dividation of the given word determination without changing the order of letter। कहने का अर्थ है कि हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि विदाउट चेंजिंग the order of letters, how many independent word can be formed to divide the given word determination। कहा जा रहा है विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वर्ड कैन बी फॉर्म टू डिवाइड द गिवन वर्ड डिटर्मिनेशन। नहीं, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, हम इसे इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में देखा गया है कि एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है। अभी आपने देखा, मैंने विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स को पहले लिखा था। यहां पे मैं क्या कर दूंगा कि हाउ मैनी independent word can be formed without changing the order of letters of the given word determination। ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वर्ड कैन बी फॉर्म विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड डिटर्मिनेशन। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे समझने का प्रयास करें कि क्या बातें हो रही है, किस प्रकार से
जो है अब हमें परिणाम देखने को मिलेगा। कैसा परिणाम हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि परिवर्तन क्या क्या किया गया है, तो हमने बताया कि प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको ये कंडीशन तो जारी किया गया था। इस कंडीशन को आपने प्रत्येक प्रश्न में देखा कि अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर, अर्थात विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर। और इसके बाद जो शर्तें लगाई गई थी कि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार किया जाना है, वंस लेटर यूज ओनली वन टाइम, उसे भी हटा दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो एक शर्त अभी भी है वह है स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द। और इसके बारे में आपने जाना कि जब भी स्वतंत्र अर्थपूर्ण का प्रयोग किया जाए तो आपको प्रीपोजिशनल वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। इस बात को भी ध्यान देना है यहाँ पे। क्लियर? और यहाँ पे अब बाइंडेशन, अब इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप जिसे एक बार छू देंगे दोबारा उसे नहीं छूना है, ऐसा प्रतिबंध नहीं है। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। डिटरमिनेशन, 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 हमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई ऐसा प्रतिबंध जारी नहीं किया गया है कि जिस अक्षर को हम एक बार छू देंगे दोबारा नहीं छूना है। तो वह प्रतिबंध एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार किया जाना होता है तब लागू होता है। ऐसा भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि अब हम बड़े शब्द ना बनाएं, क्योंकि एक अक्षर का प्रयोग किए एक बार किए जाने का जब प्रतिबंध जारी किया जाए तो वैसी स्थिति में हम इस बात को आपको बताए थे कि कभी भी बड़े शब्द का निर्माण नहीं कीजिएगा, छोटे छोटे कम कम अक्षरों से युक्त शब्द का बनाइएगा। तो यहाँ ऐसा कोई अब बाइंडेशन नहीं है, केवल अक्षरों का क्रम नहीं तोड़ना है। माने यहाँ ये नहीं कि ये ले लीजिए ये ले लीजिए एक लेटर लेकर बनाइए, नहीं, वो तो सब में आप देख रहे हैं। तो अब क्या बनेगा? हाँ, ख्याल सिर्फ इतना रखना है कि प्रीपोजिशनल वर्ड अलाउ नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी प्रीपोजिशनल वर्ड नहीं बनाना है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आपको नहीं लेना है। इस बात का तो ख्याल रखना अभी भी है, क्योंकि स्वतंत्र पूर्ण की बात की गई है। तो अब हम क्या क्या बनाएंगे देखिए। तो मैंने डेटर बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टर्म बनाया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मैंने टर्मिनेशन बनाया, अब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार तक दिखा देता हूं और अलग अलग कलर से भी मार्क कर दूंगा और उसके बाद इसे अलग अलग लिख भी दूंगा क्या क्या बन रहा है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहले मैंने जो बनाया वो बनाया डीटर, ग्रीन से मार्क हो रहा है डीटर। और अब देखिए रेड से मैं मार्क कर रहा हूं, ये बना टर्म, ये टर्म मैंने बनाया TER टर्म। और अब देखिए कि मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। और अब देखिए मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये बना नेशन। और अब देखिए फिर से मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं एक और वर्ड को, ये बन रहा है आयन। आप कह रहे होंगे कि सर आप तो जिस अक्षर को एक बार ले चुके हैं फिर से उस अक्षर का यूज कर रहे हैं। तो मैं क्या बताया कि वैसा हम तब नहीं कर सकते हैं जबकि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार किया जाना हो। ऐसा शर्त लगाया जाए कि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार, ये शर्त जब लगता है एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार किए जाने का जब प्रतिबंध लगाया जाता है तब आप जिस लेटर को छू लिए एक बार दोबारा उसको नहीं छूना है। समझ रहे ना, जैसा कि आपने तीसरे प्रश्न में, दूसरे प्रश्न इत्यादि में देखा कि हमने छूने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अभी ये शर्त आपके साथ नहीं लागू है। तो गौर कीजिए, जैसा कि आपने पहला प्रश्न वर्ड फॉर्मिंग के टाइप 2 पर आधारित जब पहला प्रश्न मैंने डील किया था उसमें हमने आपको दिखाया था डी टर्म, टर्म कहने का अर्थ है क्या क्या हमारा शब्द बन रहा है। तो उस चीज को भी मैं मेंशन कर देता हूं, यहाँ पे गौर कीजिए क्या क्या मेरा शब्द बन रहा है।
तो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है क्या, तो डीटर बन गया, डीटर। और क्या बना, तो टर्म भी बन रहा है। और क्या बन रहा है, टर्मिनेशन भी बन रहा है। और कौन सा वर्ड बन रहा है, तो हम लोगों को नेशन भी बन रहा है। और क्या बन रहा है, तो आयन भी बन रहा है। क्लियर। चूंकि प्रतिबंध नहीं है एक अक्षर का प्रयोग एक बार, तो जैसा कि पहला प्रश्न में आपने देखा था कि ये सारे वर्ड को तो मैंने बनाया ही था, साथ में और कौन सा वर्ड उसमें जुड़ा हुआ था, तो इन, एट और ऑन को भी ऐड कर दिया गया था। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रश्न का संबंध स्वतंत्र अर्थपूर्ण से है, और स्वतंत्र अर्थपूर्ण के बारे में मैंने आपको बताया कि जो इंडिपेंडेंट वर्ड होते हैं, तो प्रीपोजिशनल वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब इत्यादि को इंडिपेंडेंट वर्ड की श्रेणी में नहीं रखा जाता, जिस वजह से मैंने यहाँ इन, एट, आयन इत्यादि का प्रयोग नहीं किया, उसे सेलेक्ट नहीं किया। आप जो देख रहे हैं कि ये इन, ये एट और ये ऑन, चूंकि ये प्रीपोजिशनल हैं इसलिए इनको नहीं लिया गया। समझ रहे हैं ना। तो आफ्टर ऑल 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 वर्ड आपको बना। क्लियर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सेम वर्ड को शर्तों में परिवर्तन करते हुए, टेक्निकल बातों में परिवर्तन करते हुए मैंने आपके समक्ष रखा। और जैसा कि आपने देखा कि प्रत्येक प्रश्न का जो परिणाम वो अलग अलग आया। ठीक। तो इस प्रकार से आपने इन बातों को डिटर्मिनेशन में देखा। मैं कुछ और वर्ड आपके सामने रखता हूं। आफ्टर ऑल मैं ये बता देना चाहता हूं कि इसमें मैं भाषाई ज्यादा आपके सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास नहीं करूंगा, डायरेक्ट वर्ड लिखूंगा, एवं वर्बली मैं आपको बोलने का प्रयास करूंगा, रिटन फॉर्म में लिखने का प्रयास नहीं करूंगा, ताकि समय को बचाया जा सके, समय की अहमियतता को समझा जाए। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ वर्ड आपके समक्ष और रख रहा हूं, और भाषाई मैं आपको वर्बली प्रश्न को बोल दूंगा, लिखने का प्रयास नहीं करूंगा, इसलिए इसमें अनावश्यक समय बर्बाद होगी। तो ऐसे कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स सही तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं, वो निश्चित है बातों पे गौर करेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो निश्चित है सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। देखिए प्रश्न है कि शब्द बिहाइंड के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर, देखिए शब्द बिहाइंड दिया गया है, बिहाइंड। अब इसमें अगर यदि आपसे बोल दिया जाए कि शब्द बिहाइंड के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर इस शब्द को विभाजित करते हुए कितने अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द या स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द जो भी बोला जाए बनाए जा सकते हैं। अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तो ऐड होगा ही, तो हमारा शब्द जो बनेगा क्या क्या बनेगा, तो हम बी बनाएंगे और हिंड बनाएंगे। तो हिंड का अभिप्राय यहाँ पे क्या होगा, हिंड का अभिप्राय होता है, नाउन के सेंस में अगर लेते हैं तो हिरनी, हिरन से हिरनी, नाउन के सेंस में हिंड का अभिप्राय हिरनी होगा। और हिंड का भी अभिप्राय पिछला भी होता है। हिंड का अभिप्राय घोड़ा का पुट्ठा भी होता है, घोड़ा का पुट्ठा नहीं। और बी का जो अभिप्राय है तो होना रहना, बी का अभिप्राय होना रहना के सेंस में हम लोग व्यक्त करते हैं। नहीं, डोंट वरी बी हैप्पी कहते हैं ना, डोंट वरी बी हैप्पी, ये प्रयोग करते हैं। डोंट वरी बी हैप्पी ये प्रयोग करते हैं ना, तो ये सेंस हो जाता है।
यदि कहा जाता है शब्द बिहाइंड के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर इस शब्द को विभाजित करते हुए कितने शब्द अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो हमारा क्या आंसर होगा? हम लोग 2 शब्द बनाएंगे। एक बी बनेगा, बी दैट इज द होना, रहना, डोंट वरी बी हैप्पी, और हिंट दैट इज द हियरिंग नाउन के सेंस में। पिछला घोड़ा का पुट्ठा इत्यादि हिंट का अभिप्राय होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ड फॉर्मिंग से संबंधित प्रश्न में यदि आपके पास वर्ड पावर मौजूद नहीं होगा तो आप शब्द नहीं बना पाएंगे। एक प्रश्न और देखिए, क्या है? शब्द एस्टॉन्डर क्या है? शब्द एस्टॉन्डर, ASTOUNDER, एस्टॉन्डर। शब्द एस्टॉन्डर के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर इस शब्द को विभाजित करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? यदि अर्थपूर्ण की बात की जाए, कितने अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण, ठीक, तब क्या क्या बनेगा? एज बन जाएगा, टू बन जाएगा, अंडर बन जाएगा। नहीं, एज बनेगा, टू बनेगा, अंडर बनेगा। एज कहने का अभिप्राय है जैसा, नहीं, जैसे ही, पहले की तरह। नाउन के समान के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में लेंगे तो के समान के रूप में, नाउन के रूप में लेंगे तो जैसा ही, पहले की तरह, ये होगा नाउन के रूप में। और प्रीपोजिशन के रूप में लेंगे तो के समान के रूप में, ये प्रीपोजिशन के तौर पे आएंगे। टू के अभिप्राय की बात की जाए तो टू का अभिप्राय ट्रांजिटिव वर्ब में आएगा। टू, जैसे हम लोग कहते हैं सेवा में, दैट इज द टू, ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब में आ जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब में अगर लाएंगे तो टू का अभिप्राय सेवा में, नहीं। और अंडर का अभिप्राय क्या होता है? अंडर का अभिप्राय हम लोग जब अंडर की बात करेंगे तो अंडर चूंकि प्रीपोजिशनल वर्ड है, लेकिन अर्थपूर्ण की बात हो रही है इसलिए हम लोग प्रीपोजिशनल भी काउंट कर रहे हैं। अंडर का अभिप्राय अधीन भी होता है कि इसके अंडर में आप हैं, अधीन। अंडर का अभिप्राय अधीन, अधीन। प्रीपोजिशन में नीचे, के तले, ये सब अंडर का अभिप्राय होगा। क्या क्या होगा? तो एज नाउन के रूप में, जैसा ही, प्रीपोजिशन के रूप में, के समान के रूप में, टू ट्रांजिटिव वर्ब सेवा में जैसे कहते हैं, अंडर प्रीपोजिशन में, अधीन, नीचे, के तले, इसका अभिप्राय होता है। तो जब अर्थपूर्ण केवल बोला जाए, मीनिंगफुल केवल बोला जाए, तब ये बनेगा। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा लगा दिया जाए, अब अगर इस शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है कि हाउ मेनी इंडिपेंडेंट, आपसे अगर बोल दे इंडिपेंडेंट वर्ड, इंडिपेंडेंट वर्ड अगर बोल दिया जाता है, तब अब आपको एज नहीं ले सकते, टू नहीं ले सकते, केवल आपको अंडर बनाना पड़ेगा। और हमने बताया था कि कुछ ऐसे भी प्रीपोजिशनल वर्ड हैं जो कि प्रीपोजिशन होने के बावजूद भी अपना अर्थ व्यक्त कर देते हैं, इसलिए इन्हें स्वतंत्र शब्द के श्रेणी में ही रखे जाते हैं। तो यहाँ पे केवल एक वर्ड बना इस क्रम में, अंडर, जबकि इससे पहले जो प्रारूप आपके समझ रखा था वहां पे आपको 3 वर्ड बन रहा था। क्लियर? क्लियर? देखिए, हटा दें। और मैं 2 वर्ड देना चाहूंगा और उसके बाद वर्ड फॉर्मिंग टाइप 2 को इन प्रश्नों के साथ आज कंक्लूड करने का हमारा प्रयास रहेगा।
दो वर्ड आपके समक्ष और रख रहा हूं, और वो क्या है, तो शब्द गुड बाय। गुड बाय, एक वर्ड मैंने गुड बाय दिया, और दूसरा वर्ड आपके सामने मैं रख रहा हूं स्टेनलेस। स्टेनलेस, दो शब्द आपके समझ रखा गया। पहला शब्द रखा गया है गुड बाय, और दूसरा स्टेनलेस। गुड बाय में भी वही बातें आपके सामने बोला जा रहा है कि इस शब्द के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर इस शब्द को विभाजित करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल आप कहिएगा कि एक गुड बनेगा और दूसरा बाय। तो गुड का अभिप्राय अच्छा, एडजेक्टिव गुड का अभिप्राय क्या होगा, अच्छा होगा। और नाउन की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि अनुकूल और लाभदायक, ये जो है नाउन के रूप में काउंट हो जाएगा। और बाय का जहां बात है तो बाय का अभिप्राय हम लोग क्या करते हैं, अलविदा को भी बाय कहते हैं, नहीं, शुभ विदाई नाउन के रूप में है, अलविदा, शुभ विदाई, ये हो गया नाउन के रूप में। तो यहाँ पे क्या वर्ड बना, तो दो वर्ड बना, एक वर्ड बना गुड, एक बाय बना। गुड का अभिप्राय अच्छा, एडजेक्टिव के रूप में, और नाउन के रूप में अनुकूल, लाभदायक। आफ्टर ऑल मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं कोई इंग्लिश का टीचर नहीं हूं। बातों के व्यक्त करने के क्रम में मैं शब्द को व्यक्त करने के क्रम में कुछ शब्दों का वर्गीकरण कर देता हूं कि कौन से वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन है, ऑन द बेसिस ऑफ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ मैं आपके सामने रख देता हूं। आफ्टर ऑल मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहां पे क्या क्या बनेगा, तो स्टैंड बन जाएगा और लेस बनेगा। यदि इंडिपेंडेंट की बात की जाए और अगर केवल मीनिंगफुल की बात की जाती तो स्टैंड, इन, लेस तीन वर्ड बनता है। अगर मीनिंगफुल बोलते हैं, यदि केवल मीनिंगफुल तब तीन बनेगा, लेकिन जब इंडिपेंडेंट बोल देंगे, इंडिपेंडेंट, तब कितना बनेगा, केवल दो बनेगा। और वह दो क्या बनेगा, तो एक तो स्टैंड बनेगा। स्टैंड का अभिप्राय होता है कलंक, धब्बा, स्टैंड का अभिप्राय होता है, नहीं, अभिरंजन नाउन के रूप में, अभिरंजन ये नाउन सब नाउन के रूप में है। और लेस का अभिप्राय होता है थोड़ा कम, लेस का अभिप्राय थोड़ा कम, नहीं। स्टैंड का ये अभिप्राय अगर वर्ब के रूप में लेंगे तो वर्ब के रूप में अभिरंजित करना, वर्ब के रूप में इसका अभिप्राय अभिरंजित करना होता है। तो इन दो शब्दों को भी आपने देखा कि अगर यहाँ पर कहा जाए कि गुड बाय के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर इस शब्द को विभाजित करते हुए कितने अर्थपूर्ण या स्वतंत्र कुछ भी बोला जाए, तो गुड और बाय दो ही वर्ड बनेगा। इसमें आपको दो ही शब्द बनेगा। गुड का अभिप्राय अच्छा, एडजेक्टिव के रूप में, अनुकूल, लाभदायक नाउन के रूप में, और बाय दैट इज अलविदा, शुभ विदाई नाउन के रूप में। अगर वो कहा जाता स्टेनलेस के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर इस शब्द को विभाजित करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, केवल मीनिंगफुल वर्ड की बात होती तो स्टैंड, इन, लेस। स्टैंड का अभिप्राय जो है वर्ब में अभिरंजित करना होता है, और कलंक, धब्बा, अभिरंजन नाउन में, लेस का अभिप्राय थोड़ा कम। लेकिन इंडिपेंडेंट और इन के बारे में आप जान रहे हैं, प्रीपोजिशनल वर्ड है, मेकेशंस में भी प्रयोग होता है। और अगर इंडिपेंडेंट की बात की जाती कि इंडिपेंडेंट कितने बनेंगे स्टेनलेस से, तो स्टेनलेस से इंडिपेंडेंट की जब बात की जाएगी तो दो शब्द बनेगा। तो इस प्रकार से रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्ड फॉर्मिंग टाइप 2 by division of the given word according to direction
इसी प्रश्नों के साथ मैं कंक्लूड करता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारा यह लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा, या फिर जैसा भी लगा हो काइंडली अपने बहुमूल्य सुझाव से हमें अवगत करने का प्रयास करेंगे। ऐसे कैंडिडेट्स जो हमारे लेक्चर को शायद पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्हें अच्छा लगा हो तो आप यदि चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड की जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलेंगे। और ऐसे कैंडिडेट्स जो वर्ड फॉर्मिंग टाइप 2 का आज के लेक्चर को देख रहे हैं, इसके आगे के भाग को अवलोकन करने के लिए, वर्ड फॉर्मिंग को तरीके से समझने के लिए हमारी यह सलाह है कि आप पिछले लेक्चर को भी जरूर अवलोकन करें। और इस प्रकार से अल्फाबेट का ये पार्ट 39 चल रहा है। पार्ट 40 में हम वर्ड फॉर्मिंग के टाइप 3 से संबंधित प्रश्नों के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का लेक्चर विराम करना चाहता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।